नमस्कार। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। देखिए, एक इतना ऐतिहासिक मौका है कांग्रेस के सामने कि देश में जहां पर सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, संसद नहीं चल रही है, विपक्षी पार्टियां सब मौन हैं, सिवाय कांग्रेस के राहुल गांधी को छोड़कर, लेफ्ट पार्टीज को छोड़कर और इक्का दुक्का और लोग जो हैं पार्टियां, उनको छोड़कर बाकी जितनी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं सब मौन हैं। कोई सवाल नहीं पूछ रहा, चाहे वो मायावती हों, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हों। जितनी भी पार्टियां हैं, विपक्ष का रोल जिनको अदा करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि सरकार किसी को जवाबदेह नहीं है, ना संसद को जवाबदेह है, तो सेशन ही नहीं हो रहे पार्लियामेंट के, तो ना मीडिया को जवाबदेह है। हाँ, तो ऐसे में ऐतिहासिक मौका है जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, उसके लिए सामना करने का, खुद को रीइन्वेंट करने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसा बुरा हाल और ऐसा ऐतिहासिक मौका, देखिए कैसा विरोधाभास है ये, कैसी कॉन्ट्रडिक्शन है कि ऐतिहासिक मौका भी है और सबसे बड़ी ऐतिहासिक कमज़ोरी भी कांग्रेस की इस वक्त है। मतलब जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त कांग्रेस उस मुकाम पर खड़ी है जहाँ वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है अपने पूरे इतिहास में, और सबसे बड़ा मौका है उसके सामने खुद को रीइन्वेंट करने का, और सबसे बड़ा फ़र्ज़ है उसके सामने, राष्ट्रीय फ़र्ज़ है कि वो पूरी ऑपोजिशन को इकट्ठा करे, खुद खड़ी हो और सरकार से सवाल जो है जवाब तलब करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, उसके अंदर की कलह ही बढ़ती जा रही है। राजस्थान ताज़ा उदाहरण है, लेकिन अब राजस्थान में क्या हो रहा है, सौदेबाजी हो रही है। आज सचिन पायलट ने मीटिंग करी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ, और उसमें मतलब जो हुआ कि घर वापसी इनकी किन शर्तों पर इंश्योर की जाए। अगर घर वापसी है और शर्तों पे है, सशर्त है, तो ये घर वापसी नहीं, ये नेगोशिएशन है, ये सौदा है। तो अब सचिन पायलट से सौदा किया जा रहा है। सचिन पायलट के जो बागी विधायक हैं, एमएलएज हैं, जो हरियाणा में मानेसर में डेरा डाले हुए हैं, उनमें से 8 से 10 विधायक बेचैन होते जा रहे हैं, एमएलएज बेचैन होते जा रहे हैं, वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। उन्होंने केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के जो हैं एक ऑफिस बेरर, उनसे अलग से लाइन खोली। सचिन पायलट की लाइन खुली हुई है अहमद पटेल से। बीजेपी भी भाप गई है कि जो सचिन पायलट की जो पूरी मुहिम रही है उसमें अब जान नहीं है, स्टीम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम एमएलएस को साथ ला पाए हैं, उसमें से भी लोग बेचैन हो रहे हैं, तो लिहाजा बीजेपी भी हाथ खींच रही है अपने। जब बीजेपी ने हाथ खींचना शुरू किया है तो उसमें सबसे बड़ा रोल रहा है वसुंधरा राजे का, जो बीजेपी की सबसे कद्दावर नेता है राजस्थान में। जहाँ जहाँ ऑपरेशन लोटस बीजेपी का कामयाब रहा कि चुनी हुई सरकार, कांग्रेसी सरकार को गिराओ, एमएलएस खरीदो, अपनी सरकार बनाओ, वहाँ वहाँ अशोक गहलोत ही थे जो कोशिश करते रहे। तो अशोक गहलोत को पूरी तरह मालूम है कि बीजेपी किस तरह से ऑपरेट करती है। दूसरे, वसुंधरा राजे सबसे बड़ी कद्दावर नेता है। यहाँ पर राजस्थान में जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी की, उसकी भी उतनी नहीं चलती। बहुत से बीजेपी के लोगों ने एतराज़ भी जताया। एक है हनुमान प्रसाद बेनीवाले नाम उनका, से एमपी हैं बीजेपी के। इन्होंने तो ये कहा था कि नहीं, ये बीजेपी के एमपी नहीं, माफ़ कीजिए, ये है राष्ट्रीय लोकमत पार्टी, जो बीजेपी को समर्थन दे रही है। तो उन्होंने कहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया तो जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट अब होगी अशोक गहलोत की, उसको बचाने की कोशिश कर रही है। उसके एक बाद वसुंधरा राजे मिली जेपी नड्डा से, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और राजनाथ सिंह से मिली। ठीक है, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि उन्होंने बताया कि अगर सचिन पायलट के ज़रिए सरकार गिरवाई गई और बीजेपी दिख रही है इसके पीछे, तो बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचेगा राज्य में। लिहाजा हरियाणा सरकार ने सुना है कि मेज़बानी धीरे धीरे विड्रॉ करनी शुरू कर दी है, कि अब जो आतिथ्य है, अतिथि सत्कार है, वो धीरे धीरे विड्रॉ करना शुरू कर दिया है। उधर एमएलएज में बेचैनी बढ़ रही है, कांग्रेस से दरवाजे खुल चुके हैं। सचिन पायलट की आज करीब 3 घंटा मुलाकात हुई, जिसमें राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी। अब सवाल ये उठता है कि इसे घर वापसी क्यों कहा जाए, इसे सौदेबाजी क्यों ना कहा जाए, जब सशर्त शर्तों पर हो रही है। शर्तें क्या हैं? शर्तें ये हैं कि अशोक गहलोत को सीएम से हटाया जाए, जो कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, वो भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। उसके अलावा ये है कि कांग्रेस का कहना है कि मतलब सचिन पायलट जो हैं वो डिप्टी सीएम पर आ जाएं वापस, लेकिन ऐसा भी होता नहीं दिख रहा। तो जो लाइकली आउटकम, जो पॉसिबल जो संभावनाएं दिख रही हैं, वो ये हैं कि एक तो कोई तीसरा आदमी, ना अशोक गहलोत ना सचिन पायलट, कोई तीसरा आदमी
मुख्यमंत्री बने, जो बिल्कुल जिसकी संभावना ना के बराबर है। दूसरी संभावना ये है कि सचिन पायलट वापस आ जाए, जैसे मैंने पहले कहा डिप्टी सीएम बने और अपने पोर्टफोलियो जो उनकी इच्छा है वो दिया जाए उनको, लेकिन अशोक गहलोत ये बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा ये है कि सचिन पायलट के जो एमएलएज हैं उनको एडजस्ट कर दिया जाए राजस्थान सरकार ही में, और सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी जाए। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन फिलहाल ये शर्त कांग्रेस ने रखी है कि पहले आप बीजेपी की मेज़बानी, इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, उसको नामंजूर करें, वापस आएँ, जो वोट होने जा रहा है असेंबली में उसमें अपनी सरकार बचाएं, अपनी मतलब स्वामी भक्ति साबित करें, और 3 लोगों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जो सचिन पायलट की मांगों पर गौर करेगी। अब सचिन पायलट का वही हाल है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, लग रहा है कि वापस उनको कांग्रेस में आना ही होगा और कांग्रेस की शर्तों पर आना होगा। जो 3 मेंबरान कमेटी जो है ये अब क्या फैसला करती है, क्योंकि ये सशर्त है, ये सौदेबाजी है जो यकीनन घर वापसी नहीं है, और ये यकीनन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी नहीं पसंद आ रही होगी अंदर से, क्योंकि दगाबाजी तो की है उन्होंने पार्टी से सचिन पायलट ने। बहरहाल एक और बात भी बता दें कि आज सोनिया गांधी का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है एज इंटरिम प्रेसिडेंट, जो पिछले साल 10 अगस्त को चुनी गई थी, और अभी तक नया अध्यक्ष कांग्रेस के पास कोई नहीं है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, ऐतिहासिक मौका भी है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर भी है कांग्रेस इस मौके पर, और देश की ज़रूरत है इस वक्त कि विपक्ष ताकतवर हो। देखते हैं कांग्रेस कैसे जूझती है इससे। बेशक हमारे यहाँ DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बेशक हमारे यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, HAL, जो हमारे सुखोईज भी बनाती है, और हमारे उसको पूरा तजुर्बा है मिग्स वगैरह का, मिग्स 21 का भी, मिग्स सीरीज़ का तजुर्बा है। बेशक हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं जो राइफ़ल भी बनाती हैं और चीज़ भी बनाती हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें विदेश से सामान इम्पोर्ट करना पड़ता है, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट हो, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर हो, हमें मतलब सिंगापुर से श्रीलंका तक से ये सब किट्स हमें बनवानी पड़ती हैं। इसी बीच डिफेंस मिनिस्ट्री ने 101 चीज़ों की एक लिस्ट जारी की है और ये कहा है कि फेज़ वाइज पाबंदी लगाई जाएगी इनके इंपोर्ट पर, जो हम इंपोर्ट करते हैं, और इन चीज़ों की जो ख़रीद है 101 चीज़ों की वो भारत में बनी कंपनियां करेंगी। अब 101 चीज़ें हैं और भारत की कंपनियों को करनी है 5 साल में करनी है। उनका कहना है कि इसका मकसद जो डिफेंस प्रोडक्शन उसके मामले में आत्मनिर्भर बनना है, और उनका कहना है कि ये जो इंपोर्ट हम करते हैं फौजी साजो सामान, हथियार हों, जो भी हो, ये 2020 से लेकर 2024 के बीच लागू की जाएगी, मतलब 4 साल में ये लागू हो जाएगी। और उसके अलावा चाहे वो व्हील टैंक हो, हल्की मशीन गन हो, असॉल्ट राइफल हो, सबमरीन्स पनडुब्बियाँ हों, 11 तरह के ऐसी चीज़ साजो सामान की खरीद जो है वो घरेलू स्तर पर करनी होगी दिसंबर 2021 तक। यानी तब तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका होगा कि हम ये सबमरीन्स भी बना रहे होंगे, पनडुब्बियाँ भी बना रहे होंगे। और फिर 2022 से 4 तरह की चीज़ें, 2023 से 8 तरह की चीज़ें, साजो सामान, फौजी साजो सामान, दिसंबर 2024 से फिर 8 तरह के साजो सामान जो है उसकी ख़रीद जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनसे करनी होगी। उन्होंने कहा कि अभी तक 2015 से 2020 के बीच फ़ौज ने हथियारों की इन 101 कैटेगरीज़ में 3.5 लाख करोड़ रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स बाहर से मंगाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो ये कि 5 साल में इतना एम्बिशियस ऐलान कर दिया कि सब कुछ अब हम घर बनाएंगे, और दूसरी तरफ ये है कि हम सौदे भी कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे तो भारत ने $3 बिलियन से ज़्यादा रक्षा सौदों पर, डिफेंस एग्रीमेंट्स पर दस्तखत किए थे, इनमें हेलीकॉप्टर शामिल थे और भी चीज़ें शामिल थी। इजराइल की वेपन इंडस्ट्री के साथ 800 करोड़ रुपए की डील हमारी हुई है गैस से चलने वाली लाइट मशीन गन की। इसके अलावा मैंने श्रीलंका का जिक्र किया, सिंगापुर का जिक्र किया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और थाईलैंड के साथ भी हमारी डील्स हुई हैं डिफेंस इक्विपमेंट को लेने की। आर्मीनिया के साथ 1 मार्च 2020 को $40 मिलियन की डील हुई है। तो सवाल ये उठता है, अच्छा साथ में सरकार ने ये भी ऐलान कर दिया था कि ग्लोबल कंपनियां जो हमारे देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 74% तक वो इन्वेस्ट भी कर सकती हैं। तो ये आत्मनिर्भरता कैसी है, हाँ? और ये एक सिर्फ शब्द जाल लगता है, जब बिल्कुल वैसे ही लगता है
हम बड़े खुश होंगे कि अगर 4 साल में हम इतने काबिल बन जाएं कि ये सब कुछ हम अपने देश में ही बनाना शुरू कर दें। लेकिन कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे 5 साल में 100 स्मार्ट सिटीज़ बन जाएंगी और 5 साल में बुलेट ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी, एक नहीं, एक से ज़्यादा। बहरहाल हमने बहुत सारे ऐसे सुनहरे सपने देखे हैं जो हमें दिखाए गए हैं, चाहे वो अच्छे दिन के हों चाहे वो कुछ और हों, कि अब सपनों से ना थोड़ी ऊब सी होने लगी है, शक होता है कि ये एक बार फिर कुछ हमें दे दिया, सपना दे दिया, हम ऊपर देख रहे हैं और नज़ारा दिखाया जा रहा है। हकीकत में सिर्फ इवेंट्स चल रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था हो, डिफेंस हो, सरहद पर तनाव हो, कोरोना पर कंट्रोल हो, काबू हो, ये दूसरे जो हैं इनकी चर्चा नहीं हो रही। चर्चा हो रही है तो राम मंदिर की, सुशांत सिंह की आत्महत्या या मौत की। ये हम बड़े अजीबोगरीब दौर से गुजर रहे हैं इस वक्त। 8 अगस्त सन 1942 को, 8 अगस्त परसों थी, परसों हमारा विनोदो शो नहीं था, इसलिए मैं आज जिक्र कर रहा हूँ, आज 10 अगस्त। तो 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जो महात्मा गांधी ने की थी। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, हम सब ने किताबों में पढ़ा, बचपन से पढ़ा है। तो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो पर जो हमारे शोरा थे, उर्दू के जो शायर थे, उन्होंने एक से बढ़कर एक बहुत बेहतरीन कविताएं लिखी हैं। मैं आपको पहले उनकी एक छोटी सी लिस्ट बता दूं कि कौन कौन से लोग थे। जानिसार अख्तर ने लिखी है, अली जवाद जैदी, शमीम किरहानी, कैफ़ी आज़मी, असरारुल हक मजाज, जमील मजहरी, जानिसार कैफ़ी आज़मी, अहमद नदीम कासमी, ये तो सरगोदा पाकिस्तान में रह गए थे, शमीम किरहानी, सीमाब अकबराबादी, फिराक गोरखपुरी, मखदूम मोयुद्दीन, फैज़ अहमद फैज़, तिलोकचंद महरूम, जिगर मुरादाबादी, आनंद नारायण मुल्ला, अख्तर उल ईमान, वामिक जौनपुरी, साहिर लुधियानवी, जोश मलिहाबादी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। बेहतरीन लिखी थी उन्होंने कविताएं। मैं आपको सुना रहा हूँ रोज़ की तरह विनोदवा शो के आखिर में असरारुल हक मजाज साहब की एक कविता जो उन्होंने लिखी थी 8 अगस्त 1942 को, जब अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। अर्ज़ क्या है, मुसाफिर भाग वक्ते बेकसी है, अंग्रेज़ों से कह रहे हैं ये, मुसाफिर भाग वक्ते बेकसी है, तेरे सर पर अज़ल मंडरा रही है, मौत मंडरा रही है, तेरे सर पर अज़ल मंडला रही है, तेरी जेबों में है सोने के तोड़े, यहाँ पर जेब खाली हो चुकी है, यह आलम हो गया है मुफलिसी का कि रस्म मेज़बानी उठ गई है। जो अतिथि सत्कार होता है वो रस्म, वो भी जो आदत थी, परंपरा थी, वो भी उठ गई है। ये आलम हो गया है मुफलिसी का कि रस्म मेज़बानी उठ गई है, न दे जालिम फरेब चारा साजी, इलाज का धोखा ना दे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सपनों का भारत बनाएंगे। न दे जालिम फरेब चारा साजी, ये बस्ती तुझसे अब तंग आ चुकी है, मुनासिब है कि अपना रास्ता ले, मुनासिब है कि अपना रास्ता ले, वो कश्ती देख साहिल से लगी है, निकल जा। घटा जो इस समंदर से उठी है, आगे कहते हैं, घटा जो इस समंदर से उठी है, दुरे खुश अब भी आप भी बरसा चुकी है, सितारा सुबह का बेनूर है अब, सितारा सुबह का बेनूर है अब, दरो दीवार पर धूप आ चुकी है, यहाँ के आसमाने आतिशी पर, आग बरसाने वाले आकाश पर, यहाँ के आसमाने आतिशी पर बगावत की घटा मंडला रही है, यहाँ से एक तूफ़ान चल रहा है, यहाँ से एक आंधी उठ रही है, मुसाफिर भाग वक्ते बेबसी है, तेरे सर पर अज़ल मंडला रही है। ये उन्होंने वैसे सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखा था असरारुल हक मजाज ने। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।